हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, तो आज हम BCC 1112 करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा असमानता वाला चैप्टर चल रहा था, उसी का फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में है कि असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए कि असमानता और आर्थिक विकास में क्या संबंध है। ठीक है, तो असमानता तो सभी जानते हो जो डिफरेंसेस होती है, मतलब जो अंतर होता है किसी की सैलरी में, या फिर जो असमानता देख आर्थिक असमानता, मतलब किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा रहती है वो आर्थिक रूप से परिपूर्ण रहता है, और किसी की सैलरी कम रहती है वो आर्थिक रूप से मतलब पैसों की कमी से जूझ रहा होता है। ठीक है, और आर्थिक विकास हमारे पास एक नया टॉपिक है कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो आर्थिक विकास से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, मतलब राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय और प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक व्यक्ति की आय में वृद्धि ही हमारा आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है, तो जिससे ये आर्थिक विकास होने का मतलब है देश की संपत्ति में वृद्धि होना। ठीक है, लेकिन यह संबंधित संपत्ति समाज के सभी सदस्यों को समान रूप से हासिल नहीं होती है। मतलब देखो, जो भी अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि देश में असमानता नहीं रहेगी, सभी लोगों के पास पैसा रहेगा। आर्थिक विकास का मतलब तो ये है कि देश का विकास हो रहा है, और देश का विकास का से मतलब है कि सभी लोगों का विकास होना। लेकिन यहाँ पे आर्थिक विकास में सभी लोगों का विकास नहीं हो पाता है, इसमें कुछ चुनिंदा लोगों का ही विकास हो पाता है, जो कि अमीर तबके से आते हैं, और जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं का विकास होता है, और आर्थिक विकास से उन्हीं को ही फ़ायदा मिलता है, और वो और ज़्यादा ही अमीर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी में बहुत सारे अर्थशास्त्री ने अपनी परिकल्पना भी दी हुई है, जिसमें कि पहले है हमारा कुजनेट्स की प्रतिपीत युग परिकल्पना। इसमें इन्होंने युग परिकल्पना की बात की है। ठीक है, तो साइमन कुजनेट्स 1955 ने कहा, 1955 में इन्होंने ये प्रतिपालन दिया था, प्रतिकल्पना दिया था। और साइमन कुजनेट्स ने कहा है कि अगर देश औद्योगिकरण की प्रारंभिक अवस्था में, मतलब अगर देश में औद्योगिकरण बढ़ाई जाए, तो औद्योगिकरण की अवस्था में देश में विषमता में वृद्धि तो होगी ही, मतलब ऐसा आय की विषमता में, देश की आय की विषमता में पहले तो ऐसा होगा कि औद्योगिकरण आएगी, तो पहले तो ऐसा होगा कि जो आय है वो कम रहेगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो आय बढ़ती चली जाएगी। मतलब कोई बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो पहले तो उसकी आय कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ोतरी पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को फिर उल्टा युग परिकल्पना भी कहा जाता है। युग को उलट देने की साहस परिकल्पना, उल्टा यू अवधारणा इसी को बोलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके आप डीपली में भी पढ़ सकते हो, अगर आप इसको रीड करना चाहें आप पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पूरे में कहने का वही मतलब है कि अगर कोई देश है, या फिर कोई देश में कोई औद्योगिकरण, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, तो अगर उसकी आय शुरू में कम होगी तो फिर बाद में उसकी आय बढ़ेगी ही। ऐसा नहीं है कि आय हमेशा कम ही रहेगी, उसके बाद जैसे ही आय बढ़ेगी फिर अगर देश में क्या हो जाएगा, असमानता आ जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं उल्टा यू अवधारणा। ठीक है, फिर दूसरा है गॉडी एस फिल्ड्स की भविष्यवाणी। गॉडी एस फिल्ड्स ने क्या भविष्यवाणी दी, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास होने पर उत्पन्न असमानता कैसे व्यवहार करेगी, मतलब आर्थिक विकास जब होगी तो उत्पन्न असमानता कैसे व्यवहार करेगी। अगर किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है तो उस देश का व्यवहार कैसा होगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री जो गॉडी एस फील्ड्स है, वो अमेरिकी अर्थशास्त्र हैं। इनकी भविष्यवाणी है कि उन्होंने लॉरेंज वक्र को बहुत प्रासंगिक पाया और उनका उपयोग अपनी भविष्यवाणियाँ के लिए किया। और उन्होंने फील्ड्स की तीन स्थितियों में चर्चा की, और उन्होंने फील्ड्स ने, मतलब गॉडी एस फील्ड्स ने तीन स्थितियाँ बताई। ठीक है, पहला तो था परंपरागत क्षेत्र संवर्धन विकास संस्थिति। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, परंपरागत क्षेत्र के श्रमिकों का विकास का लाभ मिलता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि विकास होता है तो सिर्फ बड़े तबके के लोगों का ही को ही लाभ मिलता है। मतलब अगर किसी देश में विकास हुआ तो उससे लाभ सबको ही मिलता है। मतलब छोटे जो लोग हैं छोटे तबके के उनको भी मिलता है। जो आय में जो निम्न आय कमाते हैं उनको भी लाभ मिलता है, लेकिन फिर असमानता बनी ही रहती है। जो बड़े तबके के लोग रहते हैं उन्हें और ज़्यादा सुख सुविधा मिल जाती है, और फिर जो छोटे तबके के लोग रहते हैं उन्हें बेशक खाने की समस्या से वो ऊपर आ चुके हों, उनकी समस्या वो सही हो चुकी हो, लेकिन दूसरी समस्या फिर उनके निकट आ जाती है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी देश वे निरपेक्ष गरीबी को कम करने की दिशा में काम करना पसंद करते हैं। मतलब कि किसी देश में, मतलब यहाँ पे बता रहा है जिससे आय का अपेक्षाकृत अधिक समान सापेक्ष वितरण हो। मतलब वितरण सापेक्ष हो, मतलब समान रूप से बांटा जाए तब गरीबी घटती है। तो इसे एक डायग्राम्स के रूप में भी दिखाया गया है। फिर दूसरा है हमारा आधुनिक क्षेत्र विवर्धन वृद्धि। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास आधुनिक क्षेत्र के आकार को बढ़ाकर परंतु दोनों क्षेत्रों में मजदूरी की स्थिर बनाए रखते हुए किया जाता है। मतलब दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास है इसमें बताया जा रहा है। मतलब दो गाँव की अर्थव्यवस्था के विकास की बात कर रहा है। मतलब फिल्स का मानना है कि यदि विकास का अनुभव का यही प्रतिमान प्रभावी हो तो विकास के प्रारंभिक चरणों में असमानता बढ़ने की संभावना होती है। अगर जैसे विकास होगा, मतलब यदि विकास का अनुभव प्रतिमान प्रभावी हो, मतलब अगर प्रभावी रूप से विकास होता चला जाएगा तो फिर ये तो जाहिर सी बात है कि असमानता बढ़ेगी, क्योंकि चुनिंदा लोगों के पास ही विकास की पहुंच ज़्यादा होगी तो फिर असमानता रहेगी ही। ठीक है। फिर है गॉडी फिल्स के निष्कर्ष को संक्षेप में निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके निष्कर्ष क्या है? परंपरागत क्षेत्र के संवर्धन के साथ असमानता धीरे धीरे कम होगी। परंपरागत क्षेत्र के संवर्धन के साथ असमानता धीरे धीरे कम हो सकती है। आधुनिक क्षेत्र के विकास के साथ, अगर आधुनिक क्षेत्र का विकास हो तो असमानता पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। आधुनिक क्षेत्र का विकास होगा तो बढ़ेगी और घटेगी, लेकिन परंपरागत क्षेत्र के संवर्धन में अगर परंपरागत पद्धतियाँ अपनाई जाए जिससे सभी लोग उस चीज़ को कर सके तो वो असमानता धीरे धीरे कम हो जाएगी। आधुनिक क्षेत्र के संवर्धन में के साथ असमानता धीरे धीरे बढ़ेगी। आधुनिक क्षेत्र मतलब कि